मेरी वाइफ बहुत ही ठंडी और अलग थलग रहने वाली थी। हमारी 50 साल की शादी में उसने कभी एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, जब तक कि मैं 70 साल की उम्र में मौत के बिस्तर पर नहीं पहुंच गया। मैंने अपनी आखिरी मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा, हमारी 50 साल की शादी में क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था, चाहे सिर्फ एक दिन के लिए ही सही? उसे झिझकता देखकर मुझे अपना जवाब मिल गया। मैंने धुंधले कमरे में खड़े अपने और लाइसिया के वंशजों की तरफ देखा, और फिर मैंने अपने आखिरी शब्द उसके लिए छोड़ दिए। अगर हमें सब कुछ दोबारा करने का मौका मिले तो मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करना चाहूंगा। इतना कहकर मैंने आंखें बंद कर लीं और होश खो दिया। लेकिन जब मेरी आंखें दोबारा खुलीं तो मैं असल में दोबारा जन्म ले चुका था और अपने हाई स्कूल के दिनों में वापस आ गया था। इस जिंदगी में मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कभी भी लाइसिया के साथ नहीं जुड़ूंगा। लेकिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से 3 महीने पहले वो अचानक हमारी क्लास में ट्रांसफर होकर आ गई और उसने जिद की कि वो मेरे बिल्कुल बगल में बैठेगी। मैंने तुरंत अपनी कुर्सी खिसका ली, उससे जितना दूर हो सकता था उतना दूर जाने के लिए। लेकिन उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। योंगजियान, तुम इतनी जल्दी क्यों मर गए? मैंने तो तुम्हारे सवाल का जवाब भी नहीं दिया था। मैंने अपने इस जवान शरीर की आदत डालने के लिए एक पल लिया और आसपास लेक्चर ध्यान से सुन रहे क्लासमेट्स को देखा। ये कोई सपना नहीं था। शायद मेरी पिछली जिंदगी की आखिरी और सबसे मजबूत इच्छा की वजह से मैं सच में दोबारा जन्म ले चुका था। जब भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो इस जिंदगी में मैं कभी भी लाइसिया के साथ नहीं उलझूंगा। मेरी पिछली जिंदगी में ली परिवार की कंपनी मुश्किल में पड़ गई थी, इसलिए ली फैमिली ने मेरी यांग फैमिली के साथ शादी का रिश्ता प्रपोज किया ताकि हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप मिल सके। लाइसिया फर्स्ट हाई स्कूल की मशहूर जीनियस ब्यूटी थी। वो टॉप टियर स्टूडेंट थी, हमेशा हाईएस्ट ग्रेड्स लाती थी। बाद में वो एक इंटरनेशनल मास्टर वायलिनिस्ट भी बनी। और मैं क्लासरूम के पिछले कोने में खिड़की के पास बैठने वाला सबसे निकम्मा स्टूडेंट था। मुश्किल से एक 3rd रेट कॉलेज में एडमिशन मिला था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने फैमिली अरेंजमेंट्स फॉलो किए, फैमिली कंपनी में काम सीखा और आखिर में अपने फादर की पोजीशन संभाली। क्योंकि लाइसिया खूबसूरत भी थी और समझदार भी, मेरे फादर ने खुशी खुशी हमारी शादी के लिए हाँ कर दी और मैं भी पूरी तरह तैयार था। लेकिन उस वक्त लिसिया किसी और को पसंद करती थी। ली फैमिली ने जबरदस्ती उन दोनों को अलग कर दिया और उसकी शादी मुझसे करवा दी। शादी के बाद वो कभी खुश नहीं रही। मैं उसके लिए चाहे जितना भी अच्छा करता, उसका कितना भी ख्याल रखता, उसने कभी मुझे एक मुस्कुराहट तक नहीं दी। इसीलिए मैंने मौत के बिस्तर पर उससे पूछा था कि क्या उसने उन 50 सालों में कभी एक दिन के लिए भी मुझसे प्यार किया था। सच्चाई ने साबित कर दिया कि 50 साल भी उसका दिल बदलने के लिए काफी नहीं थे। इस जिंदगी में मैं उसे परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मैं हमारे परिवारों के बीच बिजनेस पार्टनरशिप में दखल भी नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ सालों बाद ली फैमिली की कंपनी सबकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा तरक्की करेगी और यांग फैमिली को उससे बहुत फायदा होगा। इसलिए पार्टनरशिप बिल्कुल ठीक है। मुझे बस ली फैमिली की बेटी को मेरे साथ शादी के लिए बेचने की जरूरत नहीं है। इस जिंदगी में मुझे जो करना है वो है अपने पिछले जन्म के पछतावों को दूर करना। मुझे मेहनत से पढ़ाई करनी है और अपने 50 साल के तजुर्बे का इस्तेमाल करके अपने फादर का सपना पूरा करना है, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना। इसलिए कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स तक के समय में मैंने पागल की तरह पढ़ाई की। मेरे क्लासमेट्स मेरी बदली हुई पर्सनैलिटी देखकर हैरान रह गए। यांगजियान, तुम अब क्लास के बाद बास्केटबॉल भी नहीं खेलते, स्कूल के बाद वैलोरेंट भी नहीं खेलते, क्या तुम पर किसी भूत का साया हो गया है? मैंने हंसकर कहा, मैं 50 साल फ्यूचर से टाइम ट्रैवल करके वापस आया हूं। टॉप टियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिलना मेरी पिछली जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा था। इसलिए अब मैं उसे सुधार रहा हूं। मेरा डेस्क पार्टनर मुझे पागल समझने लगा। क्लास के पिछले कोने में बैठने वाला सबसे कमजोर स्टूडेंट जो टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हो, ये उसके लिए सिर्फ एक ख्याली पुलाव था। आधा महीना बाद मेरे फादर का फोन आया। उन्होंने कहा कि स्कूल के बाद जल्दी घर आ जाओ, आज रात कुछ मेहमान डिनर पर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रास्ते में किसी लड़की को पसंद आने वाले गिफ्ट्स भी ले आना। मुझे पता था लिसिया आ रही थी। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने सोचा था कि हम अभी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए लिपस्टिक या डिजाइनर बैग्स खरीदना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने बहुत सोच विचार करके उसके लिए कई बड़े बड़े गिफ्ट बैग्स खरीदे थे, प्लश टॉयज, हैंडीक्राफ्ट्स और जो कुछ समझ में आया सब। लेकिन आखिर में लिसिया ने बस उन पर एक ठंडी सी नजर डाली और कहा, बचकानी चीजें, अगर भविष्य में मुझे तुम्हारे जैसे किसी के साथ रहना पड़ा तो मेरी जिंदगी कितनी दुखद होगी मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन इस जन्म में मैंने फिर भी कई बड़े बड़े बैग्स खरीदे। बस इस बार उनमें और भी ज्यादा बचकानी चीजें थीं। आरसी रेस कार्स, बारबी डॉल्स और ऐसे ही कई टॉयज। लगभग सब कुछ छोटे बच्चों के खेलने के लिए था। मैं उन बड़े बड़े बैग्स को घसीटते हुए घर ले आया। जब मेरे डैड ने मुझे देखा और मेरे हाथों में इतना सारा सामान देखा तो उन्होंने तुरंत मुझे आंख मारी।
फिर अनजान बनकर बोले, बेटा ये तुम्हारी सियाओ यासत पहली मुलाकात है और तुम उसके लिए इतने सारे गिफ्ट्स लाए हो। मेरे लिए तो तुम कभी इतने थॉटफुल नहीं बने। मुझे उनकी बातों का जवाब देने का मन नहीं था। मैं सीधा लिविंग रूम में गया और सारे टॉयज जमीन पर उलट दिए। गिरने की वजह से एक आरसी कार का पहिया भी टूट गया। मैंने हाथ झाड़े और हमेशा की तरह ठंडी और अलग रहने वाली लीसिया की तरफ देखा। लो, डैड ने कहा था तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊं। टाइम कम था तो रस्ते के स्टॉल से जो मिला वो ले आया, वरना किसी बड़े सुपरमार्केट से लेता। वहां क्वालिटी थोड़ी बेटर होती। 3 साल के बच्चों के टॉयज से भरी जमीन देखकर मेरे डैड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो स्पैचुला लेकर मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं लगा। पिछले जन्म में मैं 70 साल जी चुका था और इस वक्त मेरे डैड की उम्र 40 भी नहीं थी। टेक्निकली देखा जाए तो मैं ही यहां सबसे बड़ा था। मैं आराम से सोफा पर बैठ गया, पैर क्रॉस किए और बिल्कुल वही अंदाज अपनाया जिसमें मैं पिछले जन्म में अपने पोते को डांटा करता था। तुम एक बड़े आदमी हो, फिर भी बड़े आदमी की तरह बिहेव नहीं करते। कितनी शर्म की बात है। मेरे डैड, लीसिया और उसके पेरेंट्स सब एक साथ जम गए। कुछ पल बाद मेरे डैड ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बेटा और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। हम आपस में ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। इसका मतलब है कि वो आप लोगों को भी अपना ही समझता है। ये सुनते ही लीसिया के पेरेंट्स खुशी से चमक उठे, लेकिन सिर्फ लीसिया का चेहरा वैसे का वैसा ठंडा रहा। शायद उसे लगता था कि इस जन्म में भी मैं उसके परिवार का हिस्सा बनना चाहता हूं, पर वो गलत थी। इस बार मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी के और 50 साल किसी ऐसे इंसान पर बर्बाद करूं जो मुझसे प्यार ही नहीं करता। मैं उसके पास गया और ठंडे लहजे में बोला, अगर तुम्हें मेरे लाए गिफ्ट्स पसंद नहीं आए तो मैं इन्हें वापस पैक करके खुद ही खेल लूंगा। मैं टॉयज समेटने लगा, लेकिन मेरी हैरानी की हद ना रही जब उसने मेरी तरफ से एक बारबी डॉल झट से छीन ली और फिर पहली बार उसने मुझे एक ऐसी मुस्कान दिखाई जो मैंने कभी नहीं देखी थी। मुझे ये बहुत पसंद आई। मैं बिल्कुल सन्न रह गया। वो मुस्कुराई मेरी तरफ। ये कैसे हो सकता था? पिछले 50 सालों में मैंने उसे कभी अपनी तरफ देखकर मुस्कुराते नहीं देखा था। क्या ये असल में लीसिया नहीं थी, या फिर किसी और ने उसका शरीर कब्जा कर लिया था, या फिर सच में बारबी डॉल उसकी कमजोरी थी? मैंने ज्यादा सोचना बेकार समझा। जो भी हो, इस जन्म में मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। मैंने सीधा कहा, सॉरी, वो बारबी मैंने अपने लिए खरीदी थी, बाकी सब तुम रख लो। मुझे लगा इससे वो जरूर गुस्सा हो जाएगी और हमेशा के लिए हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा हुआ। उसने टॉयज को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके होठों पर वही हल्की सी मुस्कान बनी रही। पिछले जन्म में मैंने उसे लाखों के गहने दिए थे, डिजाइनर बैग्स दिए थे, लेकिन उसने कभी मुझसे 2 शब्द ज्यादा नहीं बोले। क्या सच में उसका असली शौक बच्चों के टॉयज थे? मैं उसे बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। डिनर शुरू हुआ। मेरे डैड और उसके पेरेंट्स बार बार हमें करीब लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं पूरी तरह बेपरवाह रहा और उसने भी कुछ नहीं कहा। मुझे पता था कि अंदर ही अंदर वो इस रिश्ते का विरोध कर रही थी, क्योंकि उसका एक बचपन का दोस्त था। वो उससे 1 साल छोटा था। पिछले जन्म में मैंने सुना था कि हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद वो उससे अपने दिल की बात कहने वाली थी, लेकिन मेरी एंट्री ने उन दोनों को अलग कर दिया। इसलिए इस जन्म में मैं खुशी खुशी पीछे हट जाऊंगा और उन दोनों को साथ रहने दूंगा। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, मेरा और लीशिया का दोबारा कभी कोई संबंध ना हो। रात लगभग 12 बजे उनका परिवार वापस जाने के लिए तैयार हुआ। पूरे वक्त मैंने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था। मेरे डैड मुझे जबरदस्ती दरवाजे तक उन्हें छोड़ने के लिए ले गए। तभी अचानक लीशिया बोली, मेरा बैकपैक रह गया है, वो सोफा पर पड़ा है। डैड ने मुझे उसका बैग लाने को कहा। मैं मन मारकर गया, बैग उठाया और उसके हाथ में दे दिया। उसने शांत नजरों से मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, थैंक यू, थैंक यू। उसने वाकई मुझे थैंक यू कहा। मेरे लिए ये दोनों जन्मों में सुना हुआ सबसे बड़ा मजाक था। मेरा चेहरा ठंडा ही रहा। मैंने उसे इग्नोर किया, मुड़कर सीधा अपने कमरे में चला गया। पीछे से मुझे मेरे डैड की घबराहट भरी आवाज सुनाई दे रही थी। वो बस कुछ दिनों से मूड में नहीं है। आमतौर पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कृपया इस बात को हमारे परिवारों के रिश्तों पर असर मत डालने दीजिए। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह स्कूल गया, लेकिन सुबह की क्लास के बीच में ही होमरूम टीचर ने अनाउंस किया कि हमारी क्लास में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आई है। जब वो अंदर आई, मैं बिल्कुल सन्न रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि लीशिया थी। टीचर ने उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया और उसे फ्रंट रो में बैठने को कहा। उसके ग्रेड्स उसके पुराने स्कूल फर्स्ट हाई में सबसे ऊपर थे, इसलिए टीचर ने उसकी सीट क्लास प्रेसिडेंट के बगल में अरेंज की। लेकिन सबको हैरान करते हुए लीशिया ने हर सिला दिया और सीधा मेरी तरफ चल पड़ी। उसने हाथ बढ़ाया और एक नम्र मुस्कान के साथ बोली, हम फिर मिल गए, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूं? मैं जम गया। क्या वो मुझसे बात कर रही थी? मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने फिर पूछा, यांगजियान, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूं?
होम रूम टीचर तुरंत आ गए। उन्होंने जल्दी से कहा, यांग क्लास का सबसे कमजोर स्टूडेंट है, इसके साथ मत बैठो, क्लास प्रेसिडेंट के पास जाओ, वो पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक लाता है। तुम दोनों साथ पढ़ोगे तो और भी इंप्रूव करोगे। ये सुनकर मुझे बुरा नहीं लगा, आखिर सच ही तो था। हाई स्कूल में मैं बुरा लड़का नहीं था, लेकिन बास्केटबॉल खेलने के लिए अक्सर क्लासेस बंक करता था। लाइसिया ने टीचर का सजेशन सीधा मना कर दिया। मुस्कुराते हुए बोली, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद सर, लेकिन मैं यांगजियान के साथ ही बैठूंगी, हम एक दूसरे को जानते हैं। टीचर ने भौएं सिकोड़ी और मुझे घूर कर देखा। ध्यान रहे, तुम उसकी पढ़ाई खराब नहीं करोगे। लाइसिया के मार्क्स इतने अच्छे थे कि वो सिटी टॉपर बनने की दावेदार थी। मेरी पिछली जिंदगी में वो फर्स्ट नहीं आई थी, लेकिन सिटी में थर्ड रैंक जरूर लाई थी, और उसके थर्ड आने की वजह भी मैं ही था। जब उसे मेरे परिवार के साथ अरेंज्ड मैरिज के बारे में पता चला था और उसका बचपन का प्यार उससे छिन गया था, तब उसका मन टूट गया था। इसी वजह से उसने एग्जाम्स में अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं किया। टीचर उसे किसी अनमोल खजाने की तरह ट्रीट करते थे। अगर वो सिटी टॉपर बन जाती तो टीचर की रेपुटेशन आसमान छू लेती, लेकिन ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। इस जन्म में मेरी सिर्फ एक इच्छा थी, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, फाइनेंस की पढ़ाई करना और अपने 50 साल के भविष्य का ज्ञान का इस्तेमाल करके फैमिली बिजनेस को नए स्तर पर पहुंचाना। ये सोचकर मेरा चेहरा ठंडा हो गया। मैंने हाथ बढ़ाकर अपने बगल वाली खाली सीट रोक ली। मुझे अकेला बैठने की आदत है, मैं नहीं चाहता कोई मेरे पास बैठे। और वैसे भी लाइसिया, हम पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, हम सिर्फ कल रात एक बार मिले हैं। कोई और सीट ढूंढ लो, मैं तुम्हारे ग्रेड्स खराब नहीं करना चाहता। पूरा क्लासरूम एकदम खामोश हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं स्कूल आइडल जैसी खूबसूरत लड़की को सीधा मना कर दूंगा। एक पल के लिए लाइसिया भी हैरान रह गई, लेकिन तुरंत वो वही पुरानी लाइसिया बन गई जिसे मैं जानता था। वही घमंडी, वही हुक्म चलाने वाली। उसने अपना बैकपैक जोर से डेस्क पर पटका, मेरा हाथ हटाया और सीधा बैठ गई। ये सीट तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, मैं जहां चाहूं वहां बैठूंगी। मैं इस चेहरे को 50 साल तक देख चुका था। अब उसे फिर से देखकर मुझे उल्टी सी आने लगी। मुझे समझ नहीं आता था कि पिछले जन्म में मैंने इसे 50 साल तक कैसे झेला। मैंने अपनी किताब डेस्क पर जोर से पटकी, आवाज से वो भी हल्का सा उछल गई। ठीक है, जहां मर्जी बैठो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। इतना कहकर मैंने अपना बैग पैक किया, सामान उठाया और सीधा क्लास के पिछले कोने में कचरे के डब्बे के पास वाली डेस्क पर जा बैठा। वहां साल भर जमा रहने वाले कचरे की वजह से हल्की सी बदबू आती थी। डेस्क आमतौर पर फालतू सामान रखने के काम आती थी। मैंने सारा जंक एक तरफ धक्का दिया, अपना बैग फेंका, जमीन से बास्केटबॉल उठाया और पिछली रो के दूसरे नालायक स्टूडेंट्स को इशारा किया। उन्होंने तुरंत मेरा मतलब समझ लिया। सब मेरे साथ क्लास से बाहर बास्केटबॉल खेलने निकल गए। पीछे होम रूम टीचर गुस्से से चीखते रह गए। हम पूरी सुबह बास्केटबॉल खेलते रहे। दोपहर में जब हमारा आखिरी मैच खत्म हुआ, मैं ठंडा पानी खरीदने जा रहा था, तभी अचानक एक परछाई मेरी तरफ बढ़ती हुई नजर आई। तभी एक लड़की आई और मेरे हाथ में पानी की बोतल थमा दी। ये लो, ठंडा नहीं है, एक्सरसाइज के तुरंत बाद आइस वाटर नहीं पीना चाहिए। मेरे साथ वाले लड़के तुरंत शरारती मुस्कान के साथ हंसने लगे। डैम जियान, हमें पता ही नहीं था कि तेरा इतना रेज है। भाई हम तो जल रहे हैं, रूम टेम्परेचर वाटर भी लाई है, कितनी केयरिंग है। मैंने उन सबको घूर कर देखा। चुप हो जाओ, वरना अगली बार बास्केटबॉल सीधा तुम्हारे सर पर दे मारूंगा। फिर मैंने लाइसिया की तरफ देखा। मेरा चेहरा फिर से ठंडा हो गया। नहीं चाहिए, मुझे आइस वाटर पसंद है। और सुनो, डिस्टेंस मेंटेन करो। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा वो बस इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैंने उसका पानी लेने से मना कर दिया था। मैं उसकी पकड़ छुड़ाने ही वाला था कि अचानक उसने और जोर से पकड़ लिया। उसकी ताकत हैरान करने वाली थी। उसने मुझे बस स्टॉप के साइन बोर्ड के साथ दबा दिया। दोनों हाथों से मेरे कंधे पकड़ लिए और हल्का सा गुस्से और शिकायत भरे लहजे में बोली, यांग जियान, ये मत सोचो कि सिर्फ तुम ही दोबारा जन्म लेकर आए हो। अगर तुम मुझे ऐसे ही ट्रीट करते रहे तो मानोगे या नहीं, मैं तुम्हारे डैड से कंप्लेन कर दूंगी कि तुम अपनी फ्यूचर वाइफ को बुली कर रहे हो। मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया। लाइसिया भी रीबॉर्न थी। मेरी खामोशी देखकर वो बोलती रही, यांग जियान, मैं तुम्हारी वाइफ हूं। हमारी पिछली जिंदगी के 50 साल की शादी में तुम कभी मुझ पर जोर से नहीं बोले, लेकिन इस जिंदगी में बताओ, कल से लेकर अब तक तुम मुझ पर कितनी बार चिल्ला चुके हो। उसकी आंखों में आंसू भरते देखकर मैंने भौएं चढ़ा दी। वो सच में रीबॉर्न थी, लेकिन कल से लेकर अब तक उसने जो कुछ भी किया था वो मेरी पिछली जिंदगी वाली लीशिया से बिल्कुल अलग था, जैसे उसके अंदर कोई और ही इंसान आ गया हो। मैं उसे समझ नहीं पा रहा था, और सच कहूं तो समझना भी नहीं चाहता था। अगर हम दोनों ही वापस आ गए हैं तो बेहतर है कि हम दोनों अपने अपने पछतावों को सुधारें।
पिछली जिंदगी में उसे उसके बचपन के प्यार से अलग कर दिया गया था और मजबूरन मुझसे शादी करनी पड़ी थी। वो कभी खुश नहीं रही। और मेरी जिंदगी, मैंने एक ऐसी औरत से शादी की जो मुझसे प्यार ही नहीं करती थी। मेरे डैड कंपनी के लिए मेहनत करते करते अपनी जान गंवा बैठे और मैं भी पछतावा लेकर मर गया। मैं अपने डैड का सबसे बड़ा सपना भी पूरा नहीं कर पाया, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक ले जाना। मैंने लीसिया की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, सच कहूं लीसिया, अगर तुम भी रीबॉर्न हो तो ये और भी अच्छी बात है। इस जिंदगी में मैं तुम्हारे और तुम्हारे चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के बीच कभी नहीं आऊंगा और तुम्हें भी अपने परिवार की बिजनेस पार्टनरशिप बचाने के लिए मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी फैमिली में शादी करके आई थी और सालों तक हमारे साथ रही थी। तुम जानती हो कि मैं और मेरे डैड बदला लेने वाले लोग नहीं हैं। और वैसे भी पिछली जिंदगी में तुम एक बिजनेस क्वीन थी। जो नॉलेज तुम्हारे पास अब है उसके साथ तुम बिना मेरी फैमिली की मदद के भी दोबारा बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकती हो। मैंने गहरी सांस ली। आखिर मैंने इस औरत से 50 साल प्यार किया था। उसे छोड़ना आसान नहीं था। दिल में हल्का सा दर्द तो था ही। फिर मैंने धीरे से कहा, अलविदा लीसिया, और मुड़कर चल दिया। तभी एक जोर जोर आवाज करने वाली फ्लैशी स्कूटर हमारे सामने आकर रुक गई। स्कूटर पर बैठा लड़का अपने सनग्लासेस उतारकर मुस्कुराया और बोला, हे शिया, मैं तुम्हें लेने आ गया। वैसे तुमने स्कूल ट्रांसफर क्यों किया? अब मुझे तुम्हें लेने के लिए रोज आधा घंटा एक्स्ट्रा ड्राइव करना पड़ेगा। मैं उस लड़के को पहचान गया। ये था डीटिंग, लीशिया का बचपन का दोस्त और उसका पहला प्यार। उसका पूरा लुक एक टिपिकल बदमाश स्कूटर राइडर जैसा था। उसके परिवार ने पहले एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री चलाते थे, लेकिन बाद में उन्हें काफी नुकसान हुआ और फैक्ट्री मुश्किल से चल रही थी। फिर भी वो आम लोगों से काफी ज्यादा अमीर थे। और सबसे जरूरी बात, पिछली जिंदगी में ली फैमिली की कंपनी असल में उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री की बिजनेस पार्टनर हुआ करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने शेयर्स वापस निकाल लिए थे। इसलिए लीसिया और डीटिंग बचपन से ही साथ बड़े हुए थे। क्योंकि डीटिंग के डैड की फैक्ट्री धीरे धीरे नुकसान में जाने लगी, उन्होंने उस पर ध्यान देना कम कर दिया। नतीजा ये हुआ कि डीटिंग गली के बदमाशों और डेलिंक्वेंट्स के साथ घूमने लगा और एक फ्लैशी स्कूटर पंक बन गया। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, वो हमेशा लीसिया के साथ बहुत अच्छा था। उसने कभी उसे अपनी तरह बिगड़ने नहीं दिया, कभी उसे डेलिंक्वेंट लड़की नहीं बनाया। शायद इसी वजह से लीसिया उसे कभी भुला नहीं पाई। उसकी नजरों में डीटिंग कितना भी बिगड़ गया हो, फिर भी उसने कभी उसे चोट नहीं पहुंचाई और ना ही उसे गलत रास्ते पर ले गया। इस वक्त ना मैं डीटिंग को जानता था और ना ही जानने की कोई इच्छा थी। मैंने उसकी तरफ एक नजर डाली और बिना कुछ कहे चल दिया। पीछे से मुझे लीसिया की झुंझलाहट भरी आवाज सुनाई दी, यांग जियान, तुम कमीने हो। जब मैं ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा ग्रीन लाइट का इंतजार कर रहा था तो मैंने आदत से मजबूर होकर पीछे मुड़कर देखा। मैंने देखा लीसिया डीटिंग के स्कूटर पर बैठ रही थी। मैंने सर उठाकर दोपहर के तेज धूप भरे आसमान की तरफ देखा। धूप आंखों में इतनी चुभी कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। लोग कहते हैं कि प्यार वक्त के साथ बढ़ता है, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने से गहरा होता है। मैंने उसे पूरे दिल और जान से 50 साल प्यार किया था, लेकिन दोबारा जन्म लेने के बाद भी मेरा वो 50 साल का प्यार उसके बचपन के प्यार से हार गया। घर लौटकर मैंने स्कूल से कुछ दिन की छुट्टी ले ली। मैं उसे देखना ही नहीं चाहता था। डैड गुस्सा हुए, लेकिन मुझे मजबूर नहीं कर सके। मेरी माँ बहुत पहले गुजर गई थी और मैं उनका इकलौता बेटा था, इसलिए वो हमेशा मुझे बहुत लाड प्यार करते थे। कुछ दिन आराम करने के बाद मैंने डैड से कहा, मैं स्कूल ट्रांसफर करना चाहता हूं। डैड ने हैरानी से मुझे देखा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स बिल्कुल पास हैं, अब ट्रांसफर क्यों? और तुम्हारी फियोंसे, वो तो सिर्फ तुम्हारे लिए फर्स्ट हाई से ट्रांसफर होकर तुम्हारी क्लास में आई है। अगर तुम चले गए तो वो क्या करेगी? मैंने चिढ़कर हाथ हिला दिया। मैंने कब हाँ कहा था? डैड, मैंने पहले ही कहा है मुझे वो पसंद नहीं है, और वैसे भी वो किसी और को पसंद करती है, वो मैं नहीं हूं। प्यार जबरदस्ती नहीं होता। फिर मैंने बालकनी की तरफ इशारा किया। अगर आप मुझे और फोर्स करेंगे तो मैं इसी 3rd फ्लोर बालकनी से कूद जाऊंगा और मॉम के पास चला जाऊंगा। ये विला सिर्फ 3 मंजिला था, लेकिन ऊंचाई 10 मीटर से ज्यादा थी। अगर कोई सिर के बल गिरता तो मौत लगभग पक्की थी। और मां का नाम लेकर डैड को इमोशनल ब्लैकमेल करना हमेशा की तरह इस बार भी काम कर गया। उन्होंने हार मान ली। ठीक है, बस शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए किसी और स्कूल से बात करता हूं। तब जाकर मैं मुस्कुराया। यही तो मेरे अच्छे गार्ड हैं, चिंता मत कीजिए। स्कूल ट्रांसफर होने के बाद आपका बेटा टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, कॉलेज में फाइनेंस की पढ़ाई करेगा और फिर वापस आकर आपका बिजनेस संभालेगा। मां की आत्मा स्वर्ग से हमें आशीर्वाद देगी और हमारे परिवार को तरक्की करते देखेगी। मेरे डैड इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने मुझे गले लगा लिया और काफी देर तक रोते रहे। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने मुझे पूरी तरह बेच दिया। लीशिया सीधा हमारे घर आ पहुंची। उसने मेरे बेडरूम का दरवाजा धक्का मारकर खोल दिया। मैं अभी भी सो रहा था। नींद में ही मैंने आंखें खोली और देखा कि वो बड़े आराम से खिड़की तक गईं और पर्दे जोर से खोल दिए। तेज धूप सीधा कमरे में भर गई।
मेरी आंखें इतनी चुंधिया गईं कि मैं खोल ही नहीं पा रहा था। मैंने गुस्से में उसे घूरा। लीशिया, तुम पागल हो क्या? ये मेरा घर है, मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? लीशिया ने बिना झिझक जवाब दिया। तुम्हारा घर, तुम्हारा कमरा? मैं यहां 50 साल रही हूं, ये मेरा भी घर है और ये मेरा भी कमरा है। उसके चेहरे पर वही पुरानी हुक्म चलाने वाली आदत थी। पिछली जिंदगी में शादी के बाद हम इसी घर में रहते थे और मेरा बेडरूम नेचुरली हमारा मास्टर बेडरूम बन गया था। वो सीधा मेरी अलमारी तक गई। उसने मेरे रोज पहनने वाले कपड़े और अंडरवेयर तक निकाल लिए। मैं गुस्से से फट पड़ा। लीसिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लीसिया ने मेरी तरफ देखा, अपनी ठोड़ी को छुआ और मुस्कुराई। तो तुम्हारी ये सोने की आदत तब से ही है? मैं चीखा, बाहर निकलो। वो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे निकाल कर दिखाओ, क्या कर लोगे? पिछले 50 साल तक मैंने तुम्हें कंट्रोल में रखा था। क्या तुम्हें सच में लगा कि दोबारा जन्म लेने के बाद भी तुम मेरी पकड़ से बच जाओगे? उसकी मुस्कान देखकर मेरे अंदर का गुस्सा और भड़क गया। पिछली जिंदगी में शादी के थोड़े ही समय बाद मुझे समझ आ गया था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने डिवोर्स की बात भी उठाई थी, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने अपनी प्रेगनेंसी का बहाना बनाया और कहा था, अब हमारी जिंदगी सेट हो चुकी है, जो है उसी में गुजारा करना होगा। और अब जब भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया था, भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया था ताकि तुम्हें मेरे साथ रहना ना पड़े, फिर तुम मुझे परेशान करने पर इतनी जिद क्यों कर रही हो? लीसिया, तुम्हारा ये बर्ताव मुझे सिर्फ तुमसे घिन दिलाएगा। धीरे धीरे मैं तुमसे नफरत करने लगूंगा। ये सुनते ही वो एकदम जम गई। मैंने उसे नजरअंदाज किया, कपड़े पहने और दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगा। लेकिन अचानक लीसिया ने पीछे से मुझे कसकर गले लगा लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। यांग जियान, आई एम सॉरी। एक सवाल था जिसका जवाब मैं पिछली जिंदगी में नहीं दे पाई थी। इस जिंदगी में मैं उसका जवाब मैंने उसे पूरा करने का मौका ही नहीं दिया। उसके हाथ अपने आसपास से हटा दिए। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे मरने से पहले ही जवाब मिल गया था। मैंने तुमसे 50 साल प्यार किया, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं जीत सका। प्लीज मुझे जाने दो। मैं मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। इस जिंदगी में क्या हम बस ऐसे अजनबी बन सकते हैं जो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं? हम अभी भी जवान हैं, सिर्फ 18 साल के। हमारी पूरी जिंदगी अभी बाकी है। एक दिन तुम मुझे भूल जाओगी, उस आदमी को जिसे तुमने कभी प्यार नहीं किया। तुम्हारे पिछले जन्म में पछतावा था, मेरे भी थे। तो आओ इस जिंदगी को अपने अपने पछतावों को सुधारने में लगा दें, ठीक है? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लीसिया ने घबराहट में बार बार सर हिलाया। नहीं, तुम मेरे पति हो। 50 साल का प्यार, क्या तुम सच में उसे यूं ही फेंक सकते हो? मैंने मुश्किल से अपनी भावनाओं को दबाया। अगर मैं कहूं कि मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा तो वो झूठ होगा, लेकिन मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं उसे छोड़ सकता हूं। लीसिया ने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अचानक दृढ़ता आ गई। मुझे पता है तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते। पिछली जिंदगी में तुमने 50 साल तक मेरा ख्याल रखा। इस जिंदगी में मेरी बारी है, मैं तुम्हारा 50 साल तक ख्याल रखूंगी। चाहे मैं कितना भी समझाऊं, वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन मैं उसकी बात पर कैसे यकीन करता? अगर वो भी रीबोर्न हुई थी तो सबसे पहले उसे अपने बचपन के प्यार के पास जाना चाहिए था, उस लड़की के पास जिसे वो हमेशा चाहती थी। नीचे आते ही डैड ने हमें साथ देखा। उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। आओ आओ बेटा बहू, मैंने तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। मैंने डैड को इतनी तेज नजर से देखा कि जैसे उन्हें खा जाऊंगा। एक स्टीम्ड बन उठाया और गुस्से में घर से निकल गया। लिसिया ने भी एक बन उठाया और मेरे पीछे चल पड़ी। मैं भागता, वो भागती, मैं रुकता, वो रुकती, मैं मुड़ता, वो मुड़ती। ये सब देखकर मैं पागल होने लगा। पूरे आधे महीने तक वो 24 घंटे मेरे पीछे लगी रही। मैं बास्केटबॉल खेलता तो वो धूप में बैठकर मेरा इंतजार करती। मैं इंटरनेट कैफे जाता तो वो मेरे बगल वाला कंप्यूटर बुक कर लेती और मूवीज देखती रहती। मैं वॉशरूम तक जाता तो वो बाहर खड़ी मेरा वेट करती। पूरा स्कूल इस बात से हिल गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पूरे स्कूल की नंबर 1 जीनियस लड़की क्लास के सबसे बड़े निकम्मे स्टूडेंट के पीछे क्यों घूम रही है। ऐसी अफवाहें भी फैलने लगी कि मैं कोई अमीर घर का वारिस हूं और लिसिया पैसों के लिए मेरे साथ चिपकी हुई है। लेकिन उसने किसी की बात की परवाह नहीं की। वो बस रोज मेरे पीछे लगी रहती। फिर एक दिन वो स्कूल ही नहीं आई। उसकी लगातार बकबक के बिना मुझे काफी सुकून मिला। स्कूल खत्म होने तक भी वो नहीं दिखी, और क्योंकि महीने का आखिरी फ्राइडे था, हमें 2 दिन की छुट्टी मिल गई। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स भी पास आ रहे थे। मेरे कुछ करीबी दोस्त जो दूसरी क्लासेस में थे मुझे डिनर के लिए बुलाने लगे। उनका कहना था कि कॉलेज के बाद सब अलग अलग शहरों में चले जाएंगे, फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि आज लिसिया मेरे पीछे नहीं थी, मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी। हम सब एक रोड साइड फूड स्टॉल पर गए। वहां खाना सस्ता था और क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा। स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट जगह।
जब तक हम खाना खाकर निकले रात के 10 बज चुके थे। हम सड़क के किनारे टैक्सी रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी मेरे एक दोस्त ने मेरे कंधे पर हाथ मारा और होटल की तरफ इशारा किया। ओए जियन, उधर देख, क्या वो तुम्हारी देवी लिसिया नहीं है जो आधे महीने से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है? मैंने उसकी उंगली की तरफ देखा और जो मैंने देखा उससे मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। होटल के एंट्रेंस से लिसिया और डीटिंग साथ साथ निकल रहे थे। दोनों हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, बिल्कुल एक कपल की तरह। उसी पल लिसिया की नजर मुझ पर पड़ गई। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वो घबराकर मेरी तरफ दौड़ी और डिंगटिंग भी उसके पीछे आ गया। मैंने उसकी तरफ ठंडी हंसी के साथ देखा। अभी तो हमने हाई स्कूल भी ग्रेजुएट नहीं किया और तुम इतनी बेचैन हो। एक तरफ मुझे अपने पीछे घुमाती हो और दूसरी तरफ अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के साथ होटल रूम बुक करती हो। अगर मुझे सही याद है, अभी वो सिर्फ 18 साल की थी। मेरे चेहरे की बर्फ जैसी ठंडी एक्सप्रेशन देखकर लाइसिया घबरा गई। वो जल्दी जल्दी बोली, जियान, मेरी बात सुनो। मैंने उसकी बात काट दी। लाइसिया, तुम पाखंडी हो या क्या? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है तो जाओ अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के साथ खुश रहो, फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तभी एक टैक्सी हमारे सामने आकर रुक गई। मैंने तुरंत हाथ दिखाकर उसे रोका, ठंडी सी हंसी निकाली और अंदर बैठ गया। ड्राइवर से कहा, चलिए जल्दी। टैक्सी चल पड़ी, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठते ही मेरी आंखों से एक आंसू निकल ही गया। जब मैं घर पहुंचा, डैड ने पूछा, लाइसिया तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आई? मैंने गहरी सांस ली और कहा, डैड, मैं थोड़ा घूमने जाना चाहता हूं। एग्जाम्स के वक्त वापस आ जाऊंगा। मेरे चेहरे और आवाज से ही सब कुछ समझ आ रहा था, इसलिए डैड ने और कोई सवाल नहीं पूछा। मैंने कोस्ट जाने की प्लेन टिकट बुक कर ली, क्योंकि डैड ने कभी मुझे बताया था कि मां की आखिरी ख्वाहिश थी समुद्र देखना, बीच पर जाना, ओशन की लहरों को अपनी आंखों से देखना। मैंने मां की अस्थियों का कलश उठाया और रात भर का सफर करके हाइकू पहुंच गया। कलश को साथ लेकर मैं एक के बाद एक कोस्टल सिटीज घूमता रहा और आखिर में उस शहर पहुंच गया जिसका मां ने हमेशा सपना देखा था, शंघाई। असल में मां यहीं की थी। उन्होंने प्यार के लिए अपना शहर छोड़ दिया था और बहुत दूर शादी की थी। मेरे डैड के लिए मां से शादी कर पाना शायद 10,000 जन्मों का पुण्य था। आज यांग फैमिली की कॉस्मेटिक्स कंपनी के कई प्रोडक्ट्स मां से ही इंस्पायर्ड है। इसीलिए डैड हमेशा हमारे कॉस्मेटिक्स को ग्लोबल मार्केट तक ले जाना चाहते थे। शाम को मैं बीच पर बैठा था, मां का कलश अपनी बाहों में लिए, डूबते हुए सूरज की आखिरी लाली को देख रहा था। थोड़ी दूर एक मां और बेटा बैम्बू चेयर्स पर बैठे थे। लड़का लगभग 15-16 साल का लग रहा था। शायद उसका पहला हार्ट ब्रेक हुआ था। रोते हुए वो अपनी मां से बोला, मां, जो लड़की मुझे पसंद है वो मुझे क्यों पसंद नहीं करती? क्या इस दुनिया में कोई लड़की कभी मुझे प्यार करेगी भी? उसकी मां मुस्कुराई। उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फिराया और बोली, पागल लड़के, जब मां तुमसे पहली बार मिली थी तब मैं भी सिर्फ 20 साल की एक लड़की थी। ये शब्द सुनते ही मेरा दिल कांप गया। आंखों से आंसू बहने लगे, बेकाबू होकर। अगर मां को पता होता कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी औरत से प्यार करते हुए बिता दी जो मुझे कभी प्यार नहीं करती थी, तो उनका दिल टूट जाता। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाया। आंसू और नाक दोनों बह रहे थे। मैं बच्चे की तरह फूट फूट कर रोता रहा। मां, मैंने क्या गलती की थी? मैंने उसे 50 साल प्यार किया, पूरे 50 साल। क्या उसका दिल सच में पत्थर का था? क्या मेरे जैसे इंसान प्यार के लायक नहीं होते? मां, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं कलश को और कसकर गले लगाए रोता रहा। मेरे आंसू उस पर लगातार टपक रहे थे। तभी मेरे पास से एक और रोने की आवाज सुनाई दी। किसी ने अपने हाथ बढ़ाकर मेरे हाथों में पकड़े कलश को थाम लिया। रोती हुई आवाज बोली, मां, आप चिंता मत कीजिए। इस जिंदगी में मैं यांग जियान का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं कसम खाती हूं। मैं सन्न रह गया। मैंने मुड़कर देखा, वो लिसिया थी। दोनों हाथों से मेरी मां के कलश को पकड़े हुए जोर जोर से रो रही थी। मैं तुरंत खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने मुझे जोर से गले लगा लिया। रोते हुए विनती करने लगी, यांग जियान, मुझे एक मौका दो, बस मेरी बात सुन लो प्लीज। मैं सब कुछ बता दूंगी, और अगर उसके बाद भी तुम मुझे छोड़ना चाहो तो मैं कसम खाती हूं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं झूठ नहीं बोल रही। हम दोनों बीच पर बैठे थे। मां का कलश बीच में था, सामने डूबता हुआ सूरज। लिसिया ने अपने आंसू पोंछे।
उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। फिर वो धीरे से बोली, यांग जियान, मुझे पता है तुम हमेशा यही समझते रहे कि पिछली जिंदगी में और इस जिंदगी में भी मैं डूजी तांग को पसंद करती हूं। लेकिन तुम गलत हो, बिल्कुल गलत। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे डूजी तांग पसंद है। हाँ, हम बचपन के दोस्त हैं, हम साथ बड़े हुए हैं, लेकिन किसने कहा कि हर बचपन का दोस्त प्यार ही बन जाता है। उसने गहरी सांस ली। जब तुमने डिवोर्स की बात की थी, मैंने मना कर दिया था। मैं एक औरत थी, बस जिद्दी बन रही थी। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? मैं ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार हो गया था। उसकी आवाज भर आई। पिछली जिंदगी में दोनों परिवारों की कंपनी संभालने का प्रेशर इतना ज्यादा था कि कभी कभी सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। साथ ही मुझे वायलिन परफॉर्मेंसेस के लिए फॉरेन टूर्स पर भी जाना पड़ता था। मैं बहुत थक जाती थी। मुझे पता था तुम मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हो, लेकिन जब मैं घर आती, मैं इतनी थकी होती थी कि सिर्फ बिस्तर पर गिरकर सोना चाहती थी। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में आंसू फिर भर आए। और सच कहूं, मुझे कभी डिजाइनर बैग्स या महंगे ज्वेलरी में दिलचस्पी नहीं थी। क्या तुमने नोटिस नहीं किया था, जो रिंग और ब्रेसलेट में हमेशा पहनती थी वो वही थे जो तुमने मुझे पहली बार शॉपिंग पर ले जाकर खरीदे थे? ये सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गया। ये बात सुनते ही मुझे अचानक सब समझ आ गया। हमारे दोनों परिवार बहुत अमीर थे, लेकिन इतने सालों में मैंने कभी लीसिया को मेरे दिए हुए महंगे गहने पहनते नहीं देखा था। वो हमेशा वही सस्ती सी रिंग और ब्रेसलेट पहनती थी जो मैंने हमारी पहली डेट पर एक रोड साइड स्टॉल से खरीदे थे। मेरे हैरान चेहरे को देखकर वो धीरे से बोली, इतने सालों तक साथ रहने के बाद तुमने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया तो बर्फ का पहाड़ भी पिघल जाता। मैं तो फिर भी एक इंसान थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। पिछली जिंदगी में मरने से पहले तुमने मुझसे पूछा था, क्या मैंने कभी तुमसे प्यार किया? मैं एक पल के लिए रुक गई थी, लेकिन वो इसलिए नहीं था क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। मैं हमेशा से जिद्दी थी, बुढ़ापे में भी। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि तुम्हें कैसे बताऊं। ये कहते कहते वो फिर रो पड़ी। उसने कमजोर मुट्ठियों से मेरे सीने पर मारना शुरू कर दिया। तुम इतनी जल्दी मर क्यों गए? मेरी परमिशन के बिना कैसे मर सकते थे? तुम मुझे मौका दिए बिना ही चले गए। मैं तुमसे कहना चाहती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूं। मैं लीसिया तुमसे प्यार करती हूं यांग जियान। उसकी आवाज टूट गई। जिस दिन तुम मरे, मैं पूरी रात रोती नहीं, रोते रोते ही सो गई। और जब मेरी आंख खुली, मैं दोबारा जन्म ले चुकी थी। इस जिंदगी में मैं तुम्हारे मेरे पास आने का इंतजार नहीं करने वाली थी। मैं खुद तुम्हारे पास आना चाहती थी, लेकिन तुम कमीने बस मुझ पर चिल्लाते रहे, मुझे घूरते रहे, मेरे साथ इतना ठंडा बर्ताव करते रहे। बास्केटबॉल वाले दिन तक मुझे पता ही नहीं था कि तुम भी रीबॉर्न हो चुके हो। उसने आंसू पोंछे। मुझे पता है कि पिछली जिंदगी में मेरी वजह से तुम बहुत थक गए थे, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं थकी? मैंने तुम्हें 2 बेटे और 2 बेटियां दी, साथ ही यांग फैमिली की कंपनी संभालने में भी तुम्हारी मदद की। क्या तुम थोड़ा सा भी मुझे समझ नहीं सकते? इतना कहकर वो सीधा मेरी बाहों में गिर गई, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह रोती हुई। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा और धीरे धीरे हमारी पिछली जिंदगी याद आने लगी। हाँ, वो मेरे साथ हमेशा थोड़ी ठंडी रहती थी, लेकिन हमारे परिवार के प्रति उसकी वफादारी कभी कम नहीं हुई। जब ली फैमिली इंडस्ट्री की जायंट कंपनी बन गई थी, तब भी उसने यांग फैमिली को कभी पीछे नहीं छोड़ा, हमेशा हमें साथ लेकर आगे बढ़ी। सच कहूं तो मेरे साथ उसकी इमोशनल डिस्टेंस को छोड़ दिया जाए तो वो हर मायने में परफेक्ट थी। मैंने उसे देखा, वो अब भी मेरी बाहों में रो रही थी। मैंने धीरे से सांस छोड़ी और उसकी पीठ थपथपाकर उसे शांत करने लगा। काफी देर बाद वो थोड़ी संभली। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। और होटल वाली बात, वो बिल्कुल वैसे नहीं थी जैसे तुमने सोचा। डूजेतांग के ग्रैंड पेरेंट्स गांव से आए हुए थे। उनके घर में जगह कम थी, इसलिए मैंने उनके लिए होटल रूम बुक कर दिया। डूजेतांग बस मेरे साथ गया था। और वैसे भी मैं और डूजेतांग हमेशा सिर्फ दोस्त रहे हैं। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, लेकिन हमारे बीच कभी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं थी। वो मुझे सिर्फ अपनी बड़ी बहन मानता है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अभी मेरे होम टाउन चलो। मेरे बचपन के दोस्त और मेरे पेरेंट्स सब सच जानते हैं। मैं खामोश हो गया। सच तो ये था कि पिछली जिंदगी में मैंने बस अफवाहें ही सुनी थीं कि उसके पेरेंट्स ने उसे उसके चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से अलग कर दिया था ताकि वो मुझसे शादी करे। लेकिन मैंने कभी उससे खुद नहीं पूछा, ना ही कभी सच जानने की कोशिश की। वो बात हमेशा मेरे दिल का सबसे बड़ा बोझ बनी रही। मेरी हिचकिचाहट देखकर लीसिया ने तुरंत फोन निकाला, किसी को कॉल लगाई और जोर से बोली, अपना पिछवाड़ा उठाओ और अभी यहां आ जाओ। अगली ही सेकंड नजदीक के एक डस्टबिन के पीछे से डीटिंग निकल आया, बिल्कुल पकड़े गए चोर की तरह भागता हुआ। सिया, लीसिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया जैसे अपना हक जता रही हो। फिर डीटिंग को हुक्म दिया, इन्हें जीजा जी बुलाओ।
डीटिंग उससे काफी डरता हुआ लग रहा था। उसने तुरंत सीधा खड़ा होकर कहा, जीजा जी। उसकी बातों से मुझे सच्चाई पता चली। उसके पेरेंट्स कभी उस पर ध्यान नहीं देते थे। अगर लीसिया उसे कंट्रोल में ना रखती तो वो सिर्फ स्कूटर चलाने वाला पंक नहीं बनता, पूरा का पूरा स्ट्रीट गैंगस्टर बन जाता। और सबसे मजेदार बात, डीटिंग पहले से ही किसी और लड़की को पसंद करता था। वो लड़की एक केटीवी ओनर की बेटी थी, उसी की उम्र की। दोनों ने बचपन में ही वादा किया था कि बड़े होकर शादी करेंगे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग पर किसी ने जोर से हथौड़ा मारा हो। अचानक मुझे पिछली जिंदगी की एक बात याद आई। जब डीटिंग की शादी हुई थी तब लीसिया ने मुझसे कहा था कि मैं उसके साथ वेडिंग अटेंड करूं, लेकिन मैंने जलन और जिद में मना कर दिया था। और उसकी दुल्हन वही केटीवी ओनर की बेटी थी। शुरू में उस लड़की के पिता अपनी बेटी को डीटिंग जैसे निकम्मे लड़के के साथ देखना नहीं चाहते थे। वो हमेशा उनके रिश्ते के खिलाफ थे। इसलिए डीटिंग ने वापस पढ़ाई शुरू की, बहुत मेहनत की और आखिर में एक अच्छे सेकंड ईयर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तब जाकर उस लड़की के पिता ने उनके रिश्ते को मान लिया। ये सब सच जानने के बाद मेरे दिल में सालों से बंधा हुआ सबसे बड़ा बोझ धीरे धीरे खुलने लगा। मेरे सीने में सालों से बंधी हुई वो बड़ी सी गांठ आखिर खुल गई। लीसिया ने मेरी तरफ देखा और बहुत गंभीर आवाज में कहा, इस जिंदगी में मैं वायलिन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मैं सिर्फ हमारे डैड का सपना पूरा करना चाहती हूँ। मैं हमारी मॉम के कॉस्मेटिक्स को ग्लोबल मार्केट तक ले जाना चाहती हूँ। यांग जियान, क्या तुम मुझे ये मौका दोगे? मैंने माँ का कलश उठाया और सीधा होटल की तरफ चल दिया। कुछ कदम चलने के बाद मैंने महसूस किया कि लीसिया मेरे पीछे नहीं आ रही। मैं मुड़कर देखा, वो वहीं खड़ी थी, मेरी पीठ को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी। मैंने आवाज लगाई, चलो रूम में चलते हैं। रात को बीच पर बहुत ठंड हो जाती है, कहीं तुम्हें सर्दी न लग जाए। ये सुनते ही लीसिया का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो तुरंत भागकर मेरे पास आई, मेरा बाजू पकड़ लिया और अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। इसी बीच डीटिंग भी बिल्कुल बेशरम तरीके से हमारे पास आ गया। उसने खुजलाते हुए कहा, दीदी, जीजा जी, मेरी एज अभी होटल रूम बुक करने लायक नहीं है। आप दोनों के पास तो रूम है, लेकिन मेरा क्या होगा? लीसिया ने शरारती मुस्कान के साथ दूर एक जगह की तरफ इशारा किया। उधर एक पुल है, आज रात उसके नीचे काम चला लेना। आज की रात मेरे और तुम्हारे जीजा जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना देख लो। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और बड़े उत्साह से होटल की तरफ खींचने लगी। डीटिंग वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर दुनिया का सबसे बड़ा धोखा खाने वाला एक्सप्रेशन था। कुछ महीने बाद मैं मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े 2 एडमिशन लेटर्स देख रहा था। मैं किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाया, बस एक काफी नॉर्मल फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। आखिर मेरे पास पढ़ाई के लिए सिर्फ 3 महीने ही तो थे। चाहे मैं रीबॉर्न ही क्यों ना हुआ हूं, 3 महीनों में चमत्कार नहीं हो सकता था। और सच कहूं, आखिरी दौर में अगर लीसिया मुझे पढ़ाती नहीं तो शायद मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में ही पहुंचता। जहां तक लीसिया की बात थी, फाइनल प्रिपरेशन के दौरान हम दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ गए थे। इसीलिए उसका मूड बहुत अच्छा था और उसने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। आसान से पूरे शहर में फर्स्ट रैंक हासिल कर ली। लेकिन उसने देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज थिंगहुआ और पीकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया। उसने जानबूझकर वही यूनिवर्सिटी चूज की जहां मैं जा रहा था। लीसिया ने मुस्कुराते हुए मेरे गाल पर किस किया और बोली, इस जिंदगी में मैं तुम्हें 2 और बच्चे दूंगी, कैसा रहेगा? मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया। आखिर मैंने उससे 50 साल प्यार किया था, तो फिर एक और 50 साल सही।